Like why mutual funds are more attractive as compared to other asset classes? म्यूचुअल फंड मेरे आपके उस 10 करोड़ वाले इन्वेस्टर के उस 100,000 वाले प्रोफेशनल के पैसे को पूल करता है और अक्यूमुलेट करके एक जगह इन्वेस्ट करता है. And also, what about the misconceptions? I mean, people might think ना कि I might lose my money, right? तो म्यूचुअल फंड आपको एक एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं इस रिस्क को मिटिगेट करने का. ऐसा नहीं है कि आप जिसका दिल चाहे वो एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दे, उसका एक प्रॉपर लाइसेंस है. अगर कोई नया रिसेंट यंग इन्वेस्टर है, ठीक है, और वो स्टार्ट करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो उसे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फंड चूज करूँ? उसके लिए हम करते ये हैं कि हमारा एक रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर है विच इज़ 1 पेजर डॉक्यूमेंट. उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. पहले तो लोगों को ये भी बताएं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है एंड हाउ डज इट वर्क में फायदा हम होगा. इसको एक्चुअली कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. अच्छा, हाँ. okay. तो अगर आप वो 1 साल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रखती हैं तो लास्ट डे ऑफ द ईयर के ऊपर आपको 10,000 रुपए का एक प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. तो अब आपकी वैल्यू हो गई 110,000. ओके. अब आप उसको दोबारा इन्वेस्ट करने जाती हैं तो अब आप इन्वेस्ट करेंगी 110,000. अब अगले साल जो आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा वो 100,000 पे नहीं मिल रहा होगा, इनफैक्ट वो मिल रहा होगा 110,000. दिस इज कंपाउंडिंग. व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान में? अस्सलाम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. Of course, and I'm very, very excited क्योंकि whenever I talk about personal finance, a lot of people are just interested to learn more and more. तो ये जो पॉडकास्ट है हम खास तौर पे म्यूचुअल फंड्स पे करने वाले हैं और उसकी डिटेल में भी जाएंगे, VPS के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर आई टच म्यूचुअल फंड्स, पहला सवाल मेरा ये है, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक ओवरऑल अगर हम देखें पाकिस्तान में? हाँ. ये देखिए बहुत सारे हैं बट अगर हम कुछ 4-6 मोर फेवरेट एसेट क्लासेस की बात करें तो रियल स्टेट हम पाकिस्तानियों की तरह पसंदीदा या वो है. एंड देन गोल्ड है. स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी बिल्स में करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं. ये 5-6 एसेट क्लासेस हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. ज़ाहिर है दुनिया में और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं जो अभी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है. विद टाइम आई थिंक जब मैच्योरिटी आएगी मार्केट्स में तो वो भी आएंगे, बट अभी ये 5-6 हैं जो अवेलेबल है. रियल स्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, नेशनल सेविंग्स में करते हैं लोग, बैंक डिपॉजिट्स. आपने क्रिप्टो बिटकॉइन नहीं बोला? क्रिप्टो में भी करते हैं लेकिन वो आपको पता है कि वो रेगुलेटरी चैलेंज है यहाँ पे कि अभी उस तरीके से वो अलाउड नहीं है. आजकल गवर्नमेंट बात तो कर रही है कि हम कोई रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, बट वो राइट करते तो हैं लोग. व्हाइल इट इज ग्रे और मे बी इलीगल, बट या दैट इज वन ऑफ द एसेट क्लासेस अवेलेबल. एंड व्हिच इज योर फेवरेट? सी, कोई एसेट क्लास आपकी इस तरह फेवरेट नहीं हो सकती कि आई ओनली लाइक रियल स्टेट, राइट? आपकी हर आपकी इन्वेस्टमेंट शुड बी लिंक टू योर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. अगर किसी ने मिसाल के तौर पे 5 साल बाद घर बनाना है और आज इतने ही पैसे हैं कि वो एक जमीन ले सके, सो उस वक्त उसके लिए रियल स्टेट फेवरेट एसेट क्लास है. कुछ लोग होंगे जिनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जी हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और हमने उनकी एजुकेशन के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं और उसको अक्यूमुलेट करना है ओवर टाइम. उनके लिए शायद रियल स्टेट भी हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल वो कहें हम गोल्ड ले लेते हैं या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं या फॉर दैट मैटर हम बैंक डिपॉजिट्स कर लेते हैं या ट्रेजरी बिल. सो कोई फेवरेट एसेट क्लास एक नहीं हो सकती है बिकॉज डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट एसेट क्लासेस डिफरेंट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस भी देती है. सो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रिप प्लान करना है, जैसे आपने नॉर्दर्न एरियाज जाना है या मुल्क से बाहर ट्रैवल करना है हॉलीडेज पे और 4 महीने बाकी है, यू हैव सर्टेन कैश, आप उसको सेव करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करना चाहती हैं. वो आइडियली आपको रियल स्टेट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज योर टाइम टू मैच्योरिटी वो बहुत छोटा है, राइट? सो उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपका फेवरेट एसेट क्लास शायद बैंक डिपॉजिट होगा या ट्रेजरी बिल्स होंगे या नेशनल सेविंग्स होगा. लेकिन अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, आपको 10, 15, 20 साल की कोई प्लानिंग करनी है, बच्चों की एजुकेशन, शादी एंड अदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि हम सबके होते हैं, उसके लिए फिर आपको स्टॉक फंड्स या स्टॉक डायरेक्ट, आप चाहें रियल स्टेट, तो वो ऑब्जेक्टिव से लिंक करें तो बेहतर है. हमारा डिलेमा एट टाइम्स ये होता है, हमने नोटिस भी किया है कि ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट उस एसेट क्लास में कर दी जाती है जो वो इनहेरेंटली लॉन्ग टर्म इन नेचर है, ऑन दी होप कि 4 महीने में शायद बहुत पैसे बन जाएंगे.
एंड देन कभी बन जाते हैं, लेकिन कभी ये भी हो जाता है कि वो नुकसान हो जाता है और वो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो पाता. सो वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव. And also हर कोई, अब जैसे young professionals are watching us or maybe let's say senior professionals who are relatively young and वो प्रॉपर्टी जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए अभी उतना उनके पास है नहीं, लेट्स से यू नो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो फिर एक अच्छा खासा अमाउंट डिमांड कर रही होती है. तो मे बी दीज आर द ऑप्शंस एंड वी शुड टेल देम अबाउट म्यूचुअल फंड्स एंड एक्चुअली स्टॉक मार्केट इन डिटेल. करेक्ट. सो सी, म्यूचुअल फंड सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर है. पाकिस्तान में भी अब आप देखें ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं. उसकी एक जो बुनियादी लॉजिक है ना, वो ये है कि देखिए, यू टॉक्ड अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो वो तो सुबह से शाम तक अपने दफ्तर का काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या अपनी जॉब पे जा रहे हैं. तो उनके पास तो टाइम नहीं है डायरेक्टली जाके फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शेयर लेना या कहाँ इन्वेस्ट करना है. उनके पास शायद वो एक्सपर्टीज भी नहीं है, ना टाइम है. This is where mutual funds come in. So we offer those clients a product that actually suits them, right? सारी expertise हमारे पास है. 24/7 हमारे पास एक टीम है, इन्वेस्टमेंट टीम, जो एक्चुअली यही काम कर रही है. So they are the experts, right? शेयर्स कौन से लेने हैं, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे बैंक में रखने हैं, ट्रेजरी बिल में रखने हैं, फिक्स्ड इनकम साइड पे रखने हैं, स्टॉक्स में रखने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? So instead के आप खुद वो काम करें, while you can do that, you may not have the expertise number one, और आपके पास हो सकता है टाइम भी ना हो उन चीज़ों के लिए. So then you have got asset managers like us, जिनकी जॉब यही है कि वो सुबह से शाम तक मार्केट्स को देखते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, कौन सा एसेट क्लास कैसा परफॉर्म कर रहा है, आगे का क्या व्यू बनता है, और वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं. तो म्यूचुअल फंड इज समथिंग वन शुड रियली लुक एट सीरियसली. Okay. So we'll talk about mutual funds and also. So there was this question like why mutual funds are more attractive as compared to other asset classes. ठीक है, तो ये आपने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, but I think you should be also explaining a couple of other things that. मैं आपको बताऊं, इसमें ना एक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना म्यूचुअल फंड का सारी दुनिया में, और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में, ये देखिए, आमतौर पे ना हम कहते ये हैं कि जिस आदमी के पास जितने ज़्यादा पैसे हैं ना, उसके पास प्राइसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा हो जाती है. तो यू टॉक्ड अबाउट अ वर्किंग प्रोफेशनल जिसकी सैलरी हम एग्जांपल ले लेते हैं ₹1,00,000 महीना या ₹2,00,000 महीना, और वो उसमें से 50% सेव कर लेता है. तो ऑन डे वन और फर्स्ट मंथ के एंड के ऊपर उसके पास ₹1,00,000 है इन्वेस्ट करने के लिए. उसके पास वो प्राइसिंग पावर नहीं है कि वो जाए और कोई प्रेफरेंशियल रेट ले सके किसी भी एसेट क्लास से. एक तो वो अमाउंट बहुत छोटा है, और दूसरा ये है कि अगर वो अमाउंट कहीं इन्वेस्ट हो भी सकता है तो उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है कंपेयर टू, फॉर एग्जांपल, एक और साहब हैं जिनके पास 10 करोड़ रुपए है, एंड दे बोथ आर कंटेम्पलेटिंग द सेम इन्वेस्टमेंट. द इंडिविजुअल हु हैज 100 million हैज मोर प्राइसिंग पावर, राइट? दिस इज वेयर म्यूचुअल फंड्स कम इन. म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूल है. म्यूचुअल फंड मेरे आपके उस 10 करोड़ वाले इन्वेस्टर के उस 100,000 वाले प्रोफेशनल के पैसे को पूल करता है और अक्यूमुलेट करके एक जगह इन्वेस्ट करता है. इसका फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए फर्स्ट ऑफ द मंथ पे, और आपने वो पैसे रखे 30 दिन के लिए, और उसी पॉइंट पे एक 10 करोड़ वाले ने भी इन्वेस्ट किया उसी फंड में, और उसने भी 30th तक पैसे रखे. तो आपका और उस इन्वेस्टर का जिसने 10 करोड़ रुपए डाले हैं, दोनों का रिटर्न परसेंटेज फॉर दोज 30 days विल बी एग्जैक्टली द सेम इन द म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड ये डिस्टिंक्शन नहीं करता कि आपने कम पैसे डाले हैं या ज्यादा पैसे डाले हैं. अब नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस टू अदर अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, वहां पे आमतौर पे डील्स आर निगोशिएटेड बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज दैट यू हैव. तो अगर आपके पास कम पैसे होंगे तो आपकी निगोशिएटिंग पावर बहुत कम होगी और प्राइसिंग पावर आपके पास नहीं होगी. जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ते रहेंगे इन्वेस्टमेंट के, वैसे वैसे प्राइसिंग पावर होगी. म्यूचुअल फंड सबको प्राइसिंग पावर दे देता है. इवन 10,000 रुपए वाला भी अगर कोई इन्वेस्टर है उसी बकेट में, और उसने भी फर्स्ट से 30th तक पैसे रखे हैं, उसका भी रिटर्न सेम होगा. And also beginner investors के लिए ये बहुत अच्छी opportunity है because they do not have to invest much time and have not to check it every day. Somebody expert is doing this for them. And they may not have the expertise as well. टाइम होता भी है तो एक्सपर्टीज नहीं होती है. कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है. सो देयर इज अ टीम ऑफ फंड मैनेजर्स जिनका, जैसे मैंने कहा, जॉब यही है म्यूचुअल फंड में कि वो सुबह से शाम तक ये एसेट क्लासेस को इवेल्युएट करते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, ग्लोबल
इवेंट्स को देख रहे होते हैं और अपना एक व्यू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च कि कौन सा एसेट क्लास, कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, या कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर ठीक लग रहा है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, ठीक है, तो वो आपको एक वैल्यू एडिशन मिल जाती है एज अ बिगिनर इन्वेस्टर। lovely. And what are these closed and open end funds? पाकिस्तान में अब ना मेजॉरिटी जो आज म्यूचुअल फंड्स हैं वो हैं ओपन एंड फंड्स। अच्छा, ओपन एंड फंड ये होता है कि आप जब चाहें उसमें पैसे इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप डिसाइड करती हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप अपनी ऐप के थ्रू, बैंकिंग ऐप के थ्रू या यूबीएल फंड्स की ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती हैं राइट नाउ सिटिंग हियर। अच्छा, एंड देन 3 दिन बाद आपको लगता है मुझे पैसे वापस चाहिए, यू कैन डू इट राइट देन एंड देयर। तो ओपन एंड फंड अलाउज यू टू इन्वेस्ट एंड रिडीम और विड्रॉ रादर एट एनी पॉइंट दैट यू वांट। अच्छा, ठीक है, जो क्लोज एंड फंड्स होते हैं वो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से खरीद ही नहीं सकती। अच्छा, उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट से उनके यूनिट्स को खरीदना और बेचना होता है, जिस तरह आप शेयर्स को खरीदती अच्छा। बेचती हैं, पर वो फंड्स होते हैं। वो भी फंड्स होते हैं। ओके, सो वो जाहिर है जिस तरह आप शेयर्स खरीदती बेचती हैं उस तरह क्लोज एंड फंड को आप खरीदती और बेचती हैं। ओके, सो पर म्यूचुअल फंड आई मीन बैंक के थ्रू। जी म्यूचुअल फंड्स बैंक के थ्रू, बट वो आपको ट्रेड करने पड़ते हैं खरीदने और बेचने के लिए लाइक एनी अदर स्टॉक। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे आप यूबीएल बैंक का शेयर जिस तरह खरीदती बेचती हैं इन स्टॉक मार्केट, क्लोज एंड फंड के यूनिट्स को भी आप एग्जैक्टली उसी तरीके से खरीदती और बेचती हैं इन ए स्टॉक मार्केट। ओपन एंड फंड में यू डू नॉट हैव टू गेट अ रूट ऑफ अ स्टॉक मार्केट। आप डायरेक्टली एसेट मैनेजर की ऐप से या फॉर्म से वो ट्रांजैक्शन खुद कर सकती हैं। और क्लोज एंड फंड में फिर रिडीम करने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होता है? रिडीम करना आप जब चाहें रिडीम कर सकती हैं, बट वो रिडीम का मतलब होता है इन कैश कराना। आपको उसको बेचना पड़ता है एक्चुअली इन ए स्टॉक मार्केट। सो लाइक इट्स ट्रेडेड लाइक ए स्टॉक ओनली। तो पाकिस्तान में पहले थोड़े होते थे क्लोज एंड फंड्स, अब वो बहुत कम हो गए। अच्छा, उसकी वजह ये है कि नॉर्मली ओपन एंड फंड्स जो होते हैं वो ज़रा ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए कि आप अपनी मर्जी से उसको इन्वेस्ट कर सकें और अपनी मर्जी से जब चाहें विड्रॉ या उसको रिडीम कर सकें। तो दे आर मोर कन्वीनियंट। ओके, एंड लाइक आई हैव अनदर क्वेश्चन अबाउट म्यूचुअल फंड्स के हाउ आर दे रेगुलेटेड, you know, and like what are the protections for the investor especially? जी, बहुत ही आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हम जब क्लाइंट से मिलते हैं, स्पेशली जो नए क्लाइंट्स हैं टू म्यूचुअल फंड्स, राइट, तो कुछ एप्रीहेंशंस ज़ाहिर सबकी होती हैं। सही है। उनको अपना दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हैं उन एप्रीहेंशंस को। जो पहली एप्रीहेंशन लोगों की होती है कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जहाँ पे हमारे पैसे लेके कोई भाग जाए। हाँ, सेफ्टी उस कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो म्यूचुअल फंड आपको एक एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं इस रिस्क को मिटिगेट करने का। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, तो SECP हमारा रेगुलेटर है, एंड वेरी एक्टिवली वो उसको मैनेज करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप जिसका दिल चाहे वो एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दे, उसका एक प्रॉपर लाइसेंस है, उसकी कंडीशंस हैं बहुत सारी विच नीड्स टू बी मेंटेन्ड, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक तो ये, दूसरा विद इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिकॉज वी आर रेगुलेटेड और हमारे ऑडिट्स होते हैं, तो हमने इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग बनाए हुए होते हैं। तो हमारा इंटरनल ऑडिट होगा, पूरी टीम होगी जो इंडिपेंडेंट टू मैनेजमेंट होगा, विच वुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड। कंप्लायंस फंक्शन बहुत स्ट्रांग है, सही है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक पूरा हमारा बहुत स्ट्रांग है। सो वो सारे कंट्रोल्स इन प्लेस हैं। तो जो आंसरिंग द फर्स्ट थिंग कि जो एक होता है मेरे पैसे लेके तो कोई नहीं चला जाएगा, तो म्यूचुअल फंड पाकिस्तान में अब बहुत टाइम हो गया, मोर देन 2 decades। वैसे तो पहले NIT होता था, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स आए तो 25 साल हो गए। सो इतने ज़्यादा रेगुलेटेड हैं कि आप ये रिस्क अवॉइड कर जाते हैं या मिटिगेट कर जाते हैं जो लोगों के जहन में पहला खर्चा होता है। ओके, एक और प्रोटेक्शन जो म्यूचुअल फंड्स में है वो ये है कि एक होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक अर्स, एंड देन एक होता है म्यूचुअल फंड। सो वी आर अलाउड टू मैनेज म्यूचुअल फंड्स। तो हमने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जिसका नाम हम ले लेते हैं आपकी ऑडियंस के लिए समझाने के लिए UBL मनी मार्केट फंड। ठीक है। अब मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ एज फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को। उसमें बहुत हज़ारों इन्वेस्टर्स हैं। UBL फंड मैनेजर या एसेट मैनेजर का मैं एम्प्लॉय हूँ, बट मैं म्यूचुअल फंड का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूँ। ठीक है। मैं
उस बैंक अकाउंट जिसमें म्यूचुअल फंड के पैसे हैं उसका सिग्नेटरी नहीं हो। अपॉइंट होता है एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे केस में सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। ओके, सीडीसी ओन्स ऑल द एसेट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। एक और भी ट्रस्टी है बट लार्जली सीडीसी है, होता है। तो हाँ। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ओन्स द एसेट्स। सो ठीक है, उस फंड के जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं उसका टाइटल सीडीसी ट्रस्टी है। दे आर द ऑथराइज सिग्नेटरी, ओके, आई एम नॉट। सो एक एडिड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं फंड्स में, so there is an independent check in the form of a trustee who ensures कि हम जो काम कर रहे हैं वो विद इन द अलाउएबल लिमिट्स कर रहे हैं। हाँ। कोई ऐसी चीज तो हम नहीं कर रहे जो हमें बाय लॉ नहीं करनी चाहिए। तो एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ना ये प्रॉपर्ली इन प्लेस है। हाँ, और तो एक जो सेफ्टी वाला आपका क्वेश्चन था, Okay. वो काफी प्रोटेक्शन मिल जाती है एक इन्वेस्टर को। ओके, ओके। दूसरा जी, गो अहेड। And also, what about the misconceptions? I mean, people might think ना कि I might lose my money, Yeah, right? yeah, So yeah, वो yeah, जो yeah. misconceptions हैं उसके बारे में जी बताएं। जी। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड में जैसे पहला जो एक ब्रॉडर मैंने आपको कहा ना खदशा है, वो ये है कि मेरे पैसे लेके कोई ना चले। हाँ। तो वो हमने एड्रेस हाँ, कर दिया। हाँ। अब ये है कि मेरे पैसे का लॉस तो नहीं हो जाएगा हाँ। म्यूचुअल फंड में, राइट? देखिए, म्यूचुअल फंड आपके और मेरे पैसे को पूल करता है जैसे मैंने कहा, और एक जगह इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है उन्हीं एसेट क्लासेस में जो एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। ओके, तो अभी हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज की बात कर लेते हैं जो अवेलेबल है। एक को हम कहते हैं मनी मार्केट। आपके पास कुछ ऐसे पैसे हैं जो आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या शॉर्ट टर्म के लिए रखने हैं। तो वो आपको आइडियली रखने चाहिए इन अ मनी मार्केट फंड, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में करेगा। फॉर एग्जांपल बैंक डिपॉजिट्स ठीक है, या ट्रेजरी बिल्स, ओके, या अगर इस्लामिक बैंक होगा तो फॉर एग्जांपल इस्लामिक बैंक्स, इस्लामिक फंड होगा तो इस्लामिक बैंक्स में करेगा, राइट? तो एक कैटेगरी हो गई मनी मार्केट फंड। सही है, उसके बाद एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं डेट फंड, हाँ, जो करेगा तो फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में, लेकिन थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी के ठीक है। एसेट होंगे उसमें। फॉर एग्जांपल पीआईबीज हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जिनको हम कहते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है स्टॉक फंड, हाँ, जो आपके पैसे Equity ब्रॉडली funds. शेयर्स में लगाएगा। अच्छा, अब विद इन दोज 3 कैटेगरीज इनके बहुत सारे हाइब्रिड्स होते हैं। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल एक ऐसा फंड हो सकता है जो 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लगा दे इनटू मनी मार्केट और 50% इन्वेस्ट कर दे इनटू स्टॉक्स, ओह इंटरेस्टिंग, विच आर कॉल्ड एसेट एलोकेशन। बट वो इन 3 कैटेगरीज के बीच में कहीं हाइब्रिड है वो, इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, अब आपको आपका जो सवाल था कि मुझे नुकसान होता है, हाँ, म्यूचुअल फंड जो पैसे आपके इन्वेस्ट करता है वो उन्हीं एसेट क्लासेस में करता है जिन एसेट क्लासेस में आप कर सकते हैं खुद। फॉर एग्जांपल आप जाके खुद ट्रेजरी बिल ले सकते हैं, आप खुद जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो रिस्क आप ले रही हैं उस एसेट क्लास पे, म्यूचुअल फंड भी वही रिस्क ले रहा है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा। मिसकंसेप्शन, और यहाँ पर एक्सपर्ट काम कर रहा है, वो उसको डाइल्यूट कर रहा है, उस रिस्क को मिटिगेट कर रहा है। जो सवाल है ना कि मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है भाई म्यूचुअल फंड इज ओनली इक्विटी, तो शेयर्स में इन्वेस्ट होगा। ऐसा है नहीं। हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट इज फिक्स्ड इनकम। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी ने घर बनाना है लेकिन आज उसके पास पूरे पैसे नहीं है, वो यंग प्रोफेशनल है, हाँ, और वो पैसे जमा करना चाह रहा है ओवर द इयर्स। तो वो क्या करते हैं कि हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पोर्शन इनटू से फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ स्टॉक्स में करता है। एंड ये ऑल्सो मिसकंसेप्शन क्योंकि है। आपने बताया कि लो रिस्क और हाई रिस्क दोनों ऑप्शंस हैं, राइट? तो फिर इफ समबडी डजंट हैव दैट रिस्क एपेटाइट, तो दे Correct. कैन ऑलवेज गो टू लो रिस्क ऑप्शंस। दैट इज करेक्ट। लेकिन ना वो रिस्क भी काफी सब्जेक्टिव चीज है। अच्छा, देखिए, मैंने आपको कहा 3 कैटेगरीज हैं। मनी मार्केट इज द लो रिस्क, वो उस एंड के ऊपर है जहाँ पे सबसे कम रिस्क है। हाँ, और स्टॉक फंड जो हैं वो उस एंड के ऊपर है जहाँ पे रिस्क जाहिर हाँ, है सबसे ठीक है। ज्यादा है। अच्छा, जहाँ रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई पीपल टेक रिस्क। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी ना रिस्क की अपनी एज इंडिविजुअल, मेरी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग एट टाइम्स ठीक नहीं होती है, अच्छा, राइट? हम चाहते ये हैं और हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कम टाइम में ज्यादा वैसे होना। रिस्क नहीं लेना। ये एवरी अदर पर्सन दैट यू गो एंड मीट, दैट इज द आंसर दैट यू गेट, राइट? यार कोई ऐसी चीज बता दें जल्दी वैसा बन जाए, जल्दी, और रिस्क नहीं हो, हाँ, राइट? दिस कैन नॉट हैपन, हाँ, दिस डज नॉट हैपन। और अगर आपसे कोई ये कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, हाँ, राइट? सो एक तो ये बात है। स्कैम है। अगर ऐसा होता
तो फिर लाइफ शायद थोड़ी और इजी हो जाती है ना, राइट? सो रिटर्न पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो रिस्क तो ज़्यादा जाहिर होगा ही उसके अंदर। अदरवाइज लो रिस्क तो फिर दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। अगर आप कहें कि ये रिटर्न भी ज़्यादा है और रिस्क भी ना होने जैसा है तो लेट्स गो अहेड। हैविंग सेड दिस, देखिए थोड़ा ना हमें एज फ्रेश इन्वेस्टर्स और अब लोगों की ना नॉलेज बढ़ती जा रही है, बिकॉज वो अब लिटरेचर बहुत सारा अवेलेबल है, बट फिर भी हमसे गलती हो जाती है। वो ये कि देखें, आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना, उससे पहले आपको देखना चाहिए जो आप पैसे जमा कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म, से 6 महीने साल, ठीक है, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ही आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप किसी किस्म का कोई रिस्क लें, बिकॉज आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पैसे प्रोटेक्टेड हो और थोड़ा सा रिटर्न मिल जाए। हाँ, क्योंकि अगर हम लेट्स से इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आई एम आस्किंग दिस फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमें फिर टाइम भी देना है उसको। टाइम भी देना है, राइट। क्योंकि क्विकली इक्विटी फंड्स में पैसे बहुत क्विक रिटर्न नहीं हो सकता। अगर इफ आई ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि क्विक रिटर्न। तो अगर मैं हाई रिस्क में कर रही हूँ तो मुझे टाइम भी देना है उसको। तो फिर अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्टिव है विच इज गोइंग टू टेक अबाउट से 10 years, आपने कोई प्लानिंग की हुई अपने बच्चों के लिए, फॉर एग्जाम्पल उनकी एजुकेशन के लिए, आज वो से क्लास 2, 3, 4 में है और आपने कहा जी ओ लेवल्स के बाद मैंने यूनिवर्सिटी के पैसे जमा करने, तो यू हैव 10-15 years, राइट? अब आप रिस्क लेना अफोर्ड कर सकती हैं, बिकॉज होता क्या है कि मशवरा हम ये देते हैं कि जब आप हाई रिस्क प्रोडक्ट में, जैसे आपने भी कहा कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, उसकी वजह ये होती है वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं वो। सो बिकॉज आपके पास टाइम टू मैच्योरिटी और टाइम टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा है, तो नाउ यू कैन एक्चुअली अफोर्ड टू टेक अ हाई रिस्क एंड टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स बेहतर होंगे वो बढ़ जाती है। तो कभी मार्केट ऊपर होगी, कभी मार्केट नीचे होगी, लेकिन ये है कि ओवर द इयर्स वो वॉलेटिलिटी काफी मैनेज हो जाएगी। ओके, एंड लाइक व्हाट आर द की कंसीडरेशंस फॉर चूजिंग अ म्यूचुअल फंड? फॉर एग्जांपल रिस्क है या इन्वेस्टमेंट गोल्स तो आपने चले बताए, टाइम हॉरिजॉन बताया, ओवरऑल सारी कंसीडरेशंस मुझे बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? ये मेरे ख्याल से सबसे अहम है, जिसमें ना बहुत ज्यादा हम बात नहीं करते। वो आपकी सेविंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी पाकिस्तान में और हमारे रीजन में इनफैक्ट गोल्ड इकट्ठा करने का जाहिर एक रुझान रहा है, और अभी भी है। वो एक प्रेफर्ड मदर्स के लिए एसेट क्लास होती है कि जी गोल्ड ले लो, बाद में जब बच्चों की शादी होगी तो वो काम आएगा। गोल्ड लेना शुरू करते हैं हमारी फैमिलीज व्हेन किड्स आर से 2 years old, राइट? विच मीन्स दे इन देयर माइंड दे आर वेरी क्लियर कि 20-25 साल का होराइजन है हमारा। द ओनली चैलेंज इज कि मैंने नॉर्मली जिन हाउस होल्ड से कभी बात की है कि आपने गोल्ड लिया तो आगे आपको नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, सो द आंसर इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं देखिए मैंने तो ना 10 ग्राम गोल्ड लिया था, सो मैंने तो हेजिंग कर ली है, आई हैव 10 ग्राम गोल्ड इवन टुडे, विच मीन्स आप गोल्ड की कीमत नहीं देखते गोल्ड खरीदने के बाद। गोल्ड रिटर्न वैसे अब तक तो 50% हम इफ यू अज्यूम दिया हुआ है। अभी तो $3000 से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारी फैमिलीज में बहुत सारे लोग जब गोल्ड लेते हैं तो वो इस नियत से नहीं ले रहे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं बच्चों की शादी के लिए काम आएगा, राइट? तो कहते हैं मेरे पास तो 10 ग्राम गोल्ड पहले भी था, आज भी है, राइट? तो मैं हेज कर रहा हूँ रुपी डीवैल्यू को या फ्यूचर इंक्रीजेस को, बट वो उसको उस तरह शाम को बैठ के ना कैलकुलेटर पे ये नहीं देखते कि 10 ग्राम इंटू आज का रेट। जैसे ही आप किसी और इन्वेस्टमेंट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, और आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आपको उसको डेली ट्रैक बेशक आप करना चाहें तो करें, बट डोंट वरी अबाउट इट ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, सो कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी ये होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में हमें पैनिक हो जाता है कि प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। तो ये थोड़ा सा हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और तीसरी चीज़ हम वो कहते हैं जो और बहुत सारे दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना भी एक रिस्क है, ऑफ कोर्स, राइट? सो वो जब आप 1000 रुपया घर में रख दें तकिए के नीचे और साल भर के बाद भी वो 1000 रुपए की नोट तो 1000 रुपए की है, बट उसकी परचेजिंग पावर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिगेस्ट रिस्क यू आर टेकिंग, करेक्ट, बाय नॉट टेकिंग अ रिस्क। ओके, तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए जो आपकी एपेटाइट है और जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करता हो। ओके, एंड लाइक हाउ वन कैन मेजर द रिटर्न्स? ओके, सो म्यूचुअल फंड्स की जहाँ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं
जैसे मैंने कहा एक पूल है और उसमें मैं ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है या 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम बीइंग रेगुलेटेड, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, हम काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने रिटर्न्स के डिस्क्लोजर्स में। अच्छा। हम डेली बेसिस पे रिटर्न फॉर द डे अनाउंस करते हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल कल अगर आपने मेरे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आपको एक स्टेटमेंट मिल गई, मेरी एक ऐप है उससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आज शाम में डे एंड पे आज का प्रॉफिट, या अगर आपने स्टॉक फंड में किया है फॉर एग्जांपल लॉस भी आया है, तो उसकी प्राइस आज शाम में अपडेट हो जाएगी। तो आप शाम को जाके हमारी ऐप के ऊपर देख सकती हैं कि आपकी कल की इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू क्या हो गई है। सो इफ यू वर टू विड्रॉ टुडे फॉर एग्जांपल, उसकी आज की वैल्यू क्या है। जब आप मंडे को आएंगी तो मंडे शाम में देखेंगी तो मंडे की प्राइस अपडेट हो गई होगी। तो इट्स अपडेटेड ऑन अ डेली बेसिस। इनफैक्ट जो मैं आप मुझसे पूछ रही थी कि आप रेगुलेटेड कैसे हैं, तो SECP का एक सर्कुलर है हमारे ऊपर। अच्छा। कि हमें डेली, हर बिजनेस डे जो वर्किंग डे है उस पर डेली शाम में प्राइस अनाउंस करनी है फॉर आवर क्लाइंट्स। ओके। सो ये वो नहीं है कि 6 महीने तक आप जो है वो प्राइस होल्ड करके बैठे रहे और एक दिन आपको पता लगा कि आपके पैसे जो है वो आधे हो गए। सो इट्स अनाउंस्ड डेली एंड यू कैन एक्चुअली ट्रैक ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। अगर कोई नया रीसेंट यंग इन्वेस्टर है, ठीक है, और वो स्टार्ट करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो उसे कैसे समझ में आएगा कि कौन सा फंड चूज करूं? बिल्कुल सही है ये आप, और ये होता है, ये हम अपने एक्सपीरियंस में देखते हैं कि उसको नहीं पता। बहुत सारे लोगों के ना ऑब्जेक्टिव्स होते तो हैं बट थोड़े अनक्लियर भी होते हैं, बिकॉज यंग प्रोफेशनल है अभी, तो ही इज फिगरिंग आउट, तो उसको पता भी नहीं है बहुत सारी क्योंकि मैं आपको अपना बताऊं ना, तो जब मैंने, मेरी दोस्त ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो शी सेड कि तुम बैंक पे जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हें गाइड करेंगे, और या फिर तुम ये पढ़ लो। उसने जो मुझे डॉक्यूमेंट दिया उसमें इतने सारे फंड्स थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो, क्योंकि मैंने कोर्स किया है तो मुझे समझ में आते हैं फंड्स, अदरवाइज नहीं आता। हाँ, तो कोई अगर यंग इन्वेस्टर है जिसने कोर्स नहीं किया तो वो कैसे फिर सिलेक्ट करेगा? नहीं, आप ठीक कह रही है। उसके लिए हम करते ये हैं कि हमारा एक रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर है विच इज 1 पेजर डॉक्यूमेंट। ओके। ठीक है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है। सो मिसाल के तौर पे, राइट, आपसे मैंने कहा जी योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपने कहा शॉर्ट टर्म, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो आप मेरे पास 1 लाख रुपया डाल रही हैं, ये आपकी टोटल वेल्थ का सिग्निफिकेंट पार्ट है या इनसिग्निफिकेंट पार्ट है? आपने कहा जी सिग्निफिकेंट पार्ट, राइट, एंड फ्यू अदर क्वेश्चंस। जो पहले 2 क्वेश्चंस है ना, उसी से मुझे आपका आंसर मिल रहा है कि यू वांट अ कैपिटल प्रोटेक्शन, यू वांट अ लो रिस्क, यू डोंट वांट टू रिस्क प्रिंसिपल इरोजन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मेरा जो रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चनर है ना, वही आपको रेकमेंड करेगा कि आपको शॉर्टर एंड लो रिस्क म्यूचुअल फंड में होना चाहिए जो कि मनी मार्केट कैटेगरी में है। तो UBL मनी मार्केट फंड है फॉर एग्जांपल मेरे कन्वेंशनल साइट पे। ओके। और शरिया कंप्लाइंट होता तो अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड। ओके। अब आप मुझसे, आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए इसमें रिटर्न मुझे कितना मिलेगा? तो हम आपको बताएंगे बिकॉज ये लो रिस्क है, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होगा। तो फॉर एग्जांपल UBL मनी मार्केट आज 10.5% एनुअलाइज्ड होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा नहीं, मुझे तो 50% वाला पोटेंशियल चाहिए मनी मार्केट में जो कि नहीं हो सकेगा, राइट, एंड दिस इज वेयर वी कम इन। ओके। अब हम आपको गाइड ये कर रहे हैं कि देखिए ये हो नहीं सकता, टू गुड टू बी ट्रू है ये, कि आपका रिस्क, सी इट्स योर मनी एट द एंड ऑफ द डे। आप चाहें तो, और लोग करते हैं कि रिस्क प्रोफाइल ने कहा मनी मार्केट, लेकिन यू स्टिल डिसाइड टू गो अहेड फॉर एन इक्विटी फंड, ओके, दैट्स योर चॉइस। सही है। या तो आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने उस फॉर्म में भरा है वो ठीक नहीं है, इन योर माइंड यू आर क्लियर कि यू डोंट नीड दिस मनी फॉर लॉन्ग टर्म, या इन योर माइंड यू नो कि ये मेरी वेल्थ का सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है तो मैं ये रिस्क ले सकती हूँ, राइट। तो आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको ओवरराइड कर दें। जनरली मनी मार्केट में भी हम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंपाउंडिंग एक वर्ड है, पहले तो लोगों को ये भी बताएं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो फिर किस तरह से हमें उसमें फायदा होगा? हम इसको एक्चुअली कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, हाँ, उसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को भी थोड़ी समझ आए। तो फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए की कोई ABC इन्वेस्टमेंट करती है और आपसे कोई कहता है कि आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के बाद। तो अगर आप वो 1 साल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रखती हैं तो लास्ट डे ऑफ द ईयर के ऊपर आपको 10,000 रुपए का एक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो अब आपकी वैल्यू हो गई 110,000। ओके। अब आप उसको दोबारा इन्वेस्ट करने जाती हैं तो अब आप इन्वेस्ट करेंगी 110,000। अब अगले साल जो आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा वो 100,000 पे नहीं मिल रहा होगा, इनफैक्ट वो मिल रहा होगा 110,000। दिस इज कंपाउंडिंग। ओके।
म्यूचुअल फंड में भी आप मुझसे पूछ रही थी कि प्राइस कैसे अनाउंस होती है, तो मैंने आपसे कहा कि डेली होती है, रोज शाम में होती है. हाँ. म्यूचुअल फंड्स आर डेली कंपाउंडिंग प्रोडक्ट्स, Okay. विच मीन्स कि अगर आप इसी एग्जाम्पल को ले लें और आप कहें कि जी मैंने 100,000 इन्वेस्ट किया ऑन डे 1 और पहले दिन आपको प्रॉफिट मिला 10,000 डिवाइड बाय 365, राइट, जो भी फॉर द डे का प्रॉफिट है, दैट इज नाउ एडेड टू योर वैल्यू ऑन डे एंड. Okay. सेकेंड डे का जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपकी ओरिजिनल 100,000 पे कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा, बल्कि आपकी 100,000 प्लस फर्स्ट डे के प्रॉफिट पे कैलकुलेट हो रहा होगा. Okay. Okay. अब आप जब डे 2 पे आएंगी तो आपकी वैल्यू में 100,000 विच इज योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस 2 दिन का जो प्रॉफिट है वो भी एडेड है. जो आपका डे 3 का प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होगा वो एक्चुअली पिछले 2 दिन का प्रॉफिट ऐड करके उसके ऊपर हो रहा होगा. ये है कंपाउंडिंग. अगर मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दे सकूं तो हमने एक सिमुलेशन रन की ऑन वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, जो पेंशन फंड है हमारा, और हमने अज्यूम किया कि आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ठीक है. फॉर 10 ईयर्स. सही है. तो इसका मतलब है कि आप 1,20,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर रही हैं 10,000 अ मंथ के हिसाब से फॉर 10 ईयर्स. तो आपने 12 लाख रुपए प्रिंसिपल कंट्रीब्यूट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि आप या तो मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, विच इज़ अ शॉर्ट टर्म लो रिस्क वाला म्यूचुअल फंड, या पेंशन फंड, या फिर आप कर दें डेट में जो थोड़ा रिस्कियर है कंपेयर टू अ मनी मार्केट, या फिर आप कर दें स्टॉक में. ठीक है. तो अगर हम 3 एग्जांपल्स ले लें 3 इन्वेस्टर्स की, ए, बी एंड सी, और ए ने 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया होता इनटू मनी मार्केट फॉर 10 ईयर्स, तो जो 12 लाख की वैल्यू है वो 10 साल के एंड पे बनेगी अबाउट आप समझ लें ये कटना अबाउट 21 लाख रुपए, 2.1 मिलियन. तो 12 लाख आपने डाले और उसकी फ्यूचर वैल्यू डेली कंपाउंड होते होते बन गई 21 लाख. अगर आपने यही पैसे डाले होते इक्विटी में या इक्विटी फंड में जिसको आप कहते हैं, यही 12 लाख रुपए बन गए होते 3.5 मिलियन ऑलमोस्ट. सेम पीरियड, सेम इन्वेस्टमेंट, 10,000 अ मंथ फॉर 10 ईयर्स. तो दोनों केसेस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12 लाख रुपए फिक्स्ड है, बिकॉज इक्विटी में हायर रिटर्न पोटेंशियल है. तो पिछले 10 साल में एक्चुअली ज्यादा रिटर्न बना है इक्विटीज में कंपेयर टू अ मनी मार्केट. और बिकॉज वो डेली कंपाउंड भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्यूचर वैल्यू बन के 10 साल के बाद आई है वो कहीं ज्यादा है कंपेयर टू जो मनी मार्केट में आई है. हैविंग सेड दिस, जो मनी मार्केट की आपकी डेली कंपाउंडिंग की वैल्यू है उसमें भी कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेटेड है, बट बिकॉज उसका रिटर्न कम है कंपेयर टू अ पोटेंशियल इन इक्विटी, लो रिस्क है ना, लो रिस्क है, तो आपकी वैल्यू कम आई है लेकिन वो कंपाउंड हो रही है. अच्छा, एक जमाने में ना लोग ये करते थे कि, और अभी भी करते हैं शायद और रियलाइज भी नहीं करते, कि कोई इन्वेस्टमेंट कर दी 10 साल के लिए और उनको कहा गया जी आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, 10 साल के बाद आपको X रुपए का प्रॉफिट मिलेगा. तो वो कंपाउंडिंग उसकी नहीं हो रही है. अब आपका पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है ऑन योर प्रिंसिपल फॉर द 10 ईयर्स. जब 10 साल पूरे होंगे तो आपको आपका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट वापस मिलेगा. फिर जब आप उसको 10 साल बाद दोबारा इन्वेस्ट करने जाएंगी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो वो दोनों वैल्यू मिल के इन्वेस्ट होगी, तो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट पे जो आपको 10 साल में मिला है. ओके. म्यूचुअल फंड में इट्स एन ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडिंग, जैसे मैं आपको कह रहा था. तो असल में जब ये म्यूचुअल फंड दुनिया में बहुत पुराने, डेवलप मार्केट में तो इनके साइजेस बहुत बड़े. सो ये सारी चीज़ों के पीछे जो सोच है ना वो ये कि कॉमन इन्वेस्टर जिसके पास ना एक्सपर्टीज़ है ना उसके पास टाइम है, उसको ऐसा प्रोडक्ट दे दें जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट कर सके. अच्छा, अब आप सोचें इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसी ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए. उस म्यूचुअल फंड ने कलेक्टिवली जनरेट किए हुए 40 बिलियन रुपीज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स. तो जब हम जाके वो पैसे के इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास वो प्राइसिंग पावर आ गई. एक्सपर्टीज तो है ही हमारे पास, बट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम हम अच्छी डील्स, अच्छे रेट्स निगोशिएट कर सकते हैं. और बिकॉज हमें बाय लॉ ये मना है कि हम ये डिस्टिंग्विश करें कि आपका इन्वेस्टर का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना कम है या ज्यादा है, तो देन वी हैव द एबिलिटी टू पास ऑन द सेम रिटर्न परसेंटेज टू एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन द पूल. Oh yes. Right? Oh yes. So that's the thing. And also what about let's say Sharia compliant जो stocks होते हैं and like the Islamic mutual funds. जी. तो how are they exactly Sharia compliant? लोगों के जहनों में सवाल भी ये आता है. बहुत बड़ा सवाल और खदशा रहता है क्योंकि ज़ाहिर है when it comes to Sharia बड़ी उसकी अहमियत है ज़ाहिर है.
कोई भी म्यूचुअल फंड जब बनता है तो हमारा फॉर एग्जांपल एक फंड है अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड विच इज़ आवर इस्लामिक मनी मार्केट फंड, और फॉर दैट मैटर अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड विच इज़ आवर स्टॉक फंड। अगेन अल-अमीन जहाँ हम यूज़ करते हैं, अल-अमीन हमारी एक एक्चुअली सेपरेट सब्सिडरी है और हमारे सारे इस्लामिक प्रोडक्ट अल-अमीन के ब्रांड नेम से मार्केट होते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि हमने एक शरिया एडवाइज़र या शरिया एडवाइजर्स का बोर्ड अपॉइंट करना है विच वी हैव। ओके, शरिया की गाइडलाइंस हमें वो देते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, सो मच सो कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आ जाए मार्केट में और हमें वो लग रहा हो कि वो शरिया कंप्लाइंट है, इवन देन वी आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट अनलेस वी गिव अ क्लियरेंस फ्रॉम देम फर्स्ट। ओके, शरिया एडवाइजर से कि ये प्रोडक्ट आया, ये स्ट्रक्चर है, वो उसको शरिया प्रिंसिपल के हिसाब से एवेल्युएट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना वर्डिक्ट देते हैं वेदर वी कैन डू दैट और नॉट। नंबर 1। नंबर 2, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। फिर साल में एक दफ़ा शरिया ऑडिट्स होते हैं, तो शरिया एडवाइजर्स हमारी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल्स, उन सबको रिव्यू करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमने शरिया प्रिंसिपल को कंप्लाई किया है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्रीच कर दिया है। सो पूरे जो शरिया के उसूल हैं वो लेट डाउन हैं ज़ाहिर शरिया में, और वो फिर शरिया एडवाइजर्स जो हैं वो उसको इंटरप्रेट करके हमें देते हैं, हमें वो गाइडलाइंस देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास 2 मेजर स्टॉक फंड्स हैं। एक है अल-अमीन शरिया स्टॉक फंड विच इज़ द शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड, एक है यूबीएल स्टॉक फंड। स्टॉक एडवांटेज फंड है, वो कन्वेंशनल स्टॉक फंड है, दोनों स्टॉक फंड्स हैं। ओके, अब यूबीएल बैंक का शेयर हम नहीं ले सकते इन अ शरिया स्टॉक फंड बिकॉज बैंक्स को लेना शरिया में। तो आप जब शरिया स्टॉक फंड का पोर्टफोलियो देखेंगी तो उसमें आपको इस तरह के शेयर्स नहीं मिलेंगे। ओके, जब आप कन्वेंशनल स्टॉक फंड देखेंगी जहां ममानियत नहीं है तो वहां आपको यूबीएल बैंक का शेयर मिलेगा। ओके, एंड ऑल्सो जहाँ पे हम बात करते हैं टी-बिल्स वगैरह की, वहाँ पे फिर सुकूक रिप्लेस कर देते हैं उससे। तो कन्वेंशनल मनी मार्केट लाइक यूबीएल मनी मार्केट वुड इन्वेस्ट इन अ ट्रेजरी बिल। उसका जो इस्लामिक वेरिएंट है हमारा अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड, वो ज़्यादा ट्रेजरी बिल नहीं ले सकता, तो वो या सुकुक लेगा या वो इस्लामिक बैंक के या इस्लामिक विंडो जिन बैंक्स की है वहाँ बैंक डिपॉजिट्स करेगा। और ये बड़ी सख्त इसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है बाय द शरिया एडवाइजर्स। इनफैक्ट सो मच सो कि शरिया एडवाइजर्स हमारे बोर्ड से बहुत रेगुलरली मिलते हैं और आके अपनी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, उनकी अगर कोई फाइंडिंग्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्ट है जो कि जिसमें सूद इंक्लूड है, इन्वॉल्व है, तो फिर उसको चैरिटी में करके लाइक इज दिस द वे? सो हम करते ही हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा शरिया स्टॉक फंड है। अब शरिया के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक शेयर को शरिया कंप्लाइंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें कहते हैं कि जी उनकी नॉन कंप्लाइंट इनकम उस कंपनी की टोटल इनकम का X% से ज़्यादा ना हो, राइट। सो आपने कहा जी 5% से ज़्यादा उस कंपनी की इनकम नॉन शरिया एवेन्यूज से ना हो, तो वो स्टॉक कंप्लाइंट हो जाता है एज शरिया कंपनी। सही है, ठीक है। अब उस कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड दिया फंड को, बिकॉज द फंड इज शरिया कंप्लाइंट एंड वी नो, और शरिया एडवाइजर्स ने हमें बताया है कि इस कंपनी की 96% इनकम शरिया कंप्लाइंट है और 4% शरिया कंप्लाइंट नहीं है। सही है। तो आउट ऑफ द 100 दैट वी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड, उसमें से 4 रुपए हम फंड की इनकम नहीं बनाते बस, बल्कि उस 4 रुपए को चैरिटी कर देते हैं, विच इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। ओके, ताकि फंड में जो इनकम आए टू ऑल द इन्वेस्टर्स हु आर शरिया कंप्लाइंट, उनकी इनकम में कोई ऐसा कंपोनेंट ना हो जो नॉन शरिया इनकम हो। तो वो जो आप कह रही हैं वो चैरिटी का वो प्रोसेस है, विच डज नॉट मीन कि अगर एक कंपनी की सिग्निफिकेंट इनकम नॉन शरिया से आ रही है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करके चैरिटी कर दूं। अच्छा, हाँ, ये शरिया प्रिंसिपल ये है कि X% से ज्यादा नॉन शरिया इनकम उस कंपनी की नहीं होनी चाहिए, एंड फ्यू अदर फैक्टर्स एज वेल। ठीक है। So that's the prerequisite number 1. If that is the case, I am allowed to invest in that stock, being Sharia compliant. लेकिन मुझे अपनी इनकम को फिर भी प्योरीफाई करना है, वो पोर्शन ऑफ द इनकम विच इज नॉन कंप्लायंट उसको मैंने चैरिटी कर देना है, और वो मैं अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन नहीं करता। ठीक है, ठीक है। एंड लाइक आर देयर एनी स्पेसिफिक सेक्टर्स राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर लाइक ट्रेंडिंग? ओके, सो देखिए हमारे पास 100,000 से ज़्यादा
इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, अबाउट 1.5 लाख होंगे। अब बिकॉज हर इन्वेस्टर का, जैसे मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव, होराइजन, पर्पस, रिस्क टॉलरेंस, वो सब फर्क है। तो फ्लेवर ऑफ द मंथ, फ्लेवर ऑफ द ईयर तो जाहिर होता ही है। आजकल ट्रेंड ये है कि एक्विटीज़ में हम बहुत सीरियस लोगों का इन्फ्लो देख रहे हैं, एंड देयर इज़ अ रीज़न टू इट। देखिए, आज से 1 साल पहले इंटरेस्ट रेट थे पाकिस्तान में 22%। हाँ। सो आपको रिस्क लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। आपने कहा जी मैं फिक्स इनकम फंड में पैसे रखती हूँ, आई विल मेक 22% पर एनम। द रेट्स हैव कम डाउन, राइट? अब 11%, 10.5% के रिटर्न्स हो गए। नाउ यू आर थिंकिंग फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ठीक है। और ये पाकिस्तान में हमने ट्रेंड देखा है लास्ट 20-25 सालों में कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, लोगों को एक फिक्स इनकम इतनी हाई मिल रही होती है, वो कहते हैं इट्स नॉट वर्थ टेकिंग एनी रिस्क, बैठे बैठे 22% मिल रहा है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, पीपल लुक फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस जहाँ पे वो अपना इनकम को बढ़ा सकें। सही है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक माइंडसेट है। अगर कोई सेवर है जिसके पास से 1 करोड़ रुपए, अब उसने लास्ट ईयर देखा मेरे ना फिक्स इनकम से आ रहे हैं 22 लाख रुपए पर ईयर एट 22%, तो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को अलाइन कर दिया 22 लाख से एक रिटायर्ड को इन्वेस्टर है, ठीक है। अब रिटायरमेंट तो इस साल भी चल रही है, लेकिन वो रिटर्न आ गया 11 लाख रुपए, अब क्योंकि आधा हो गया तकरीबन। दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल लुक फॉर ऑप्शंस। उस वक्त लोग थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है, तो हमने देखा है स्टॉक फंड में या इक्विटी फंड जिसको कहते हैं, बहुत इन्फ्लोज आते हैं। सही है। फिक्स इनकम फंड्स में भी बहुत डिसेंट इन्फ्लो आते रहते हैं, बिकॉज लोगों के पास हमेशा लिक्विडिटी रहेगी फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये आजकल ये दोनों ट्रेंडिंग एंड है। ऑल्सो आप सेक्टर्स पे जब बात कर रहे थे, अभी ऑफ कैमरा आप मुझे बता रहे थे कि एनर्जी फंड करके एक सेपरेट इक्विटी फंड भी होता है, तो सेक्टर वाइज भी डिवाइड हो रहा होता है। वो एक्चुअली है ही है कि ब्रॉडर बेस्ड इक्विटी फंड्स वो होते हैं जो सारे सेक्टर्स में करते हैं। हाँ। तो फॉर एग्जांपल वो बैंक्स में भी करेंगे, एनर्जी में भी करेंगे, सीमेंट में भी करेंगे, एक्सेट्रा, हाँ। राइट। एसईसी ने अलाउ किया हुआ है कि यू कैन एक्चुअली हैव थीम बेस्ड इक्विटी फंड्स। सो हमारे पास 2 थीम बेस्ड इक्विटी फंड्स हैं इस वक्त। एक है अल-अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड, जो सिर्फ एनर्जी चेन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है एनर्जी में अपसाइड आपको दिख रहा है या अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि सर्कुलर डेट रिजॉल्व होने लगा है या रिकोडिक की डील मटेरियलाइज होनी है या सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ ब्रॉड बेस्ड stock fund like Al-Amin Sharia stock fund, you may actually decide to invest in energy equity fund, right. which would only invest in energy stock. Okay. And एक और है, सॉरी, एक और है थीम बेस्ड फंड विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर इक्विटी। अच्छा, जो सिर्फ बैंक्स के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। तो वो थीम बेस्ड फंड्स भी इक्विटी में अवेलेबल है। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी रिस्क एपिटाइट है, किस सेक्टर पे करना है। एंड व्हाट अबाउट ETFs? आई मीन वो भी तो कंपेयर हम कर सकते हैं ना कि यार, आई मीन आई कैन इन्वेस्ट इन ETF आल्सो। UBL fund was the first fund manager in Pakistan that launched Pakistan's first ETF. We were joint first. 2021 में हमने ETF लॉन्च किया। ETF एक्चुअली एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, आप उसको कह लें। आपने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा था कि ओपन एंड और क्लोज एंड में क्या फ़र्क है। तो मैंने आपको कहा था ओपन एंड में आप डायरेक्टली फंड से ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, और क्लोज एंड फंड है तो अगर आपको खरीदना है या बेचना है तो आपको स्टॉक मार्केट से ट्रेड करना होता है। ये इन दोनों के बीच की चीज़ है। अच्छा जी, पाकिस्तान में इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। दुनिया में दे आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। एक जो बुनियादी फ़र्क है ना ETF में और नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और बहुत सारे फ़र्क हैं जो पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट है और हमारी ऑडियंस के लिए शायद ज़्यादा रेलेवेंट है, वो ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री में कहते हैं एक होती है एक्टिव फंड मैनेजमेंट, एक होती है पैसिव फंड मैनेजमेंट। एक्टिव फंड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप रोज़ सुनती होंगी KC 100 इंडेक्स इतना बढ़ गया। KC 100 इज एन इंडेक्स। एक्टिव फंड लाइक Al-Amin Sharia स्टॉक फंड का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंडेक्स को बीट करें और इंडेक्स से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही है कि अगर KC 100 इंडेक्स X% बढ़ा है तो हम टारगेट करें कि हमारा रिटर्न जो है वो KC 100 से बेहतर हो। ओके, क्योंकि हम एक्टिवली आपका फंड मैनेज करें। एक होता है पैसिव फंड मैनेजमेंट, जिसमें फंड कुछ नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। करेक्ट। तो उस इंडेक्स में जो स्टॉक्स है हम भी वो ले लेते हैं और वो ट्रैक करते रहते हैं उसको। ETFs नॉर्मली आर पैसिव फंड्स।
नॉर्मल म्यूचुअल Index फंड्स की आर performance को रेप्लिकेट करते हैं. Okay, okay. नाउ द चॉइस इज योर्स. ठीक है, आपको लगता है कि एक फंड मैनेजर है, यूबीएल फंड्स ने फॉर एग्जांपल इन लास्ट 10-15 ईयर्स इंडेक्स को बहुत सीरियसली बीट किया है, विच मीन्स दे आर गुड एट एक्टिव फंड मैनेजमेंट. देन आपका डिसीजन शायद ये होगा कि हम इनके किसी ओपन एंड फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हम इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट कर सकें. हाँ. बट इफ यू आर समवन हु थिंक्स के ओवर 25-30-35 साल सबके रिटर्न्स बराबर हो जाते हैं, कभी एक ने अच्छा किया कभी दूसरे ने अच्छा किया, दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है, तो आप कहते हैं फिर देन आई शुड इन्वेस्ट इन एन ETF. आमतौर पे ETF एक्चुअली उन मार्केट्स में ज़्यादा पॉपुलर हो गए बहुत पहले जहां मार्केट्स बहुत बड़ी हैं और डेप्थ बहुत ज़्यादा है. Okay. हमारी मार्केट में चूंकि शेयर्स कम हैं, तो बहुत ज़्यादा मनूवरिंग का चांस आपके पास इतना है नहीं. US मार्केट को देख लें अगर, तो इट्स सच ए ह्यूज मार्केट कि वहाँ पे हर किस्म का प्रोडक्ट चल जाता है. ETF एक्चुअली लॉन्च हुआ, SECP का इसमें काफ़ी की रोल था. देयर वाज नो गाइडलाइन इन पाकिस्तान, देयर वाज नो लॉ इन पाकिस्तान, बिकॉज ETF एज अ प्रोडक्ट यहाँ था ही नहीं. तो उस पूरे प्रोसेस में वो इन्वॉल्व रहे. जहाँ जहाँ रुकावटें आई, SEC वाज फोर्थ कमिंग, और अगर उनकी हेल्प से ये प्रोडक्ट हो गया. अब बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल. सो अभी हैं ETFs, काफ़ी सारे हो गए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी आते आते आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा. Okay. और जैसे जैसे हमारी मार्केट में नई लिस्टिंग्स होंगी, नई कंपनीज ऐड होंगी, तो मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी. तो फिर आपको हर तरह का इन्वेस्टर मिलेगा जो कहेगा एक्टिव फंड में जाना है या पैसिव फंड में जाना है, और ये फिर आपके ETFs उस वक्त चल जाएंगे. And what are the types of funds, or let's say what are the funds that UBL have right now? And आपने बीच में अलामीन का जिक्र किया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे शरिया कंप्लाइंट फंड्स हैं जिनको जी, हम परस्यू जी, कर सकते हैं. तो मुझे एक तो कोई गो थ्रू करें UBL के ओवरऑल फंड्स के बारे में, एंड देन अलामीन पे बात करेंगे हम. तो देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना कि 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ फंड इस वक्त अवेलेबल है. हाँ, करेक्ट. मनी मार्केट, डेट फंड्स एंड स्टॉक फंड्स, एंड बिटवीन देम हाइब्रिड्स. ठीक है. तो जितना पॉसिबल एक मेन्यू में इस मार्केट में हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, वो हमारे पास हैं. हम वी आर वेरी प्राउड इन सेइंग दैट हम हमेशा पाइनियर रहे हैं इन लॉन्चिंग न्यू फंड्स. देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, जैसे मैंने ETF का आपसे कहा, वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च दिस इन पाकिस्तान. तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कन्वेंशनल फंड की, तो UBL मनी मार्केट फंड फॉर एग्जांपल इज आवर कन्वेंशनल मनी मार्केट फंड, जो हमारा फ्लैगशिप फंड है. ठीक है. हमारे पास उसके अलावा भी मनी मार्केट फंड है. ओके. से UBL कैश फंड भी है, UBL लिक्विडिटी प्लस फंड भी है. सही है. जैसे ही आप फॉर एग्जांपल दूसरी कैटेगरी में मूव करती हैं, विच इज से इनकम फंड्स, उसमें हमारे पास मल्टीपल फंड्स हैं. UBL इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, UBL ग्रोथ इन सेविंग फंड्स. ठीक है. ये सब इनकम फंड कैटेगरीज में है, और इनकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, बट दे फॉल विद इन द सेम कैटेगरी. And then we have got hybrids. Okay. So UBL Asset Allocation Fund, which would actually invest X% of your investment into fixed income and remaining into Equity. stocks. And then we have got 4 equity funds, जिसमें से मैंने आपको जिक्र किया UBL Stock Advantage, which is our conventional fund, and UBL Financial Sector Equity Fund, which would invest in banking stocks. ठीक है. Got it. Alameen is our subsidiary company. ठीक है. And which is our Islamic arm. Okay. तो हर वो चीज़ जो शरिया कंप्लाइंट होनी है वो हम अलामीन के थ्रू रूट करते हैं, विच इज़ आर होली ओन सब्सिडरी, बट इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. Okay. जितने हमारे शरिया कंप्लाइंट फंड्स होंगे वो अलामीन ब्रांड से होंगे, और वो बिकॉज वो एक सेपरेट कंपनी है अलामीन, तो इसलिए वो उस तरह होगा. फ्लैगशिप मनी मार्केट फंड हमारे पास है अलामीन इस्लामिक कैश फंड. ठीक है. विच वुड ओनली इन्वेस्ट इनटू शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट. लो रिस्क. लो रिस्क. ठीक है. इस्लामिक बैंक डिपॉजिट्स में होगा, या सुकुक जैसे आप कह रही थी उसमें होगा. सही है. देन वी हैव गॉट इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड, जो कि हाइब्रिड है स्टॉक्स और फिक्स इनकम का. सही है. देन अलामीन इस्लामिक इनकम फंड, विच इज द डेट फंड, जो कि सिर्फ इस्लामिक इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है. ओके. एंड देन अलामीन शरिया स्टॉक फंड, विच इज एन इक्विटी फंड, और अलामीन इस्लामिक एनर्जी फंड, विच इज अ थीम बेस्ड इक्विटी फंड. ओह, इंटरेस्टिंग. सो ये प्रोडक्ट्स हैं. इसके अलावा भी 20-25 प्रोडक्ट. दैट मीन्स कि वो शरिया कंप्लाइंट एनर्जी कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहा होगा. एब्सोल्युटली. और उसकी अलग ऐप है क्या? उसकी अलावा ओके. सो अब हमने किया ये है कि इफ यू वर टू फॉर एग्जांपल ओपन अ न्यू अकाउंट विद अस टुडे, नाउ वी हैव गॉट अ सेपरेट ऐप फॉर अलामीन. ओके. राइट. इफ यू आर अ शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर,
आप while sitting here you can actually download our app जो अल-अमीन की सेपरेट ऐप है और आप डिजिटल अकाउंट अभी खोल सकती हैं विच इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस. हम कहते तो 1-2 मिनट हैं उसमें वो खुल जाता है. उसमें भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हो सकती है. तो अब SECP ने हमें ये इजाज़त दी हुई है कि हम फॉर एग्जांपल देयर इज एन अकाउंट कॉल्ड सहूलत अकाउंट विच इज़ फॉर इन्वेस्टर्स जिन्होंने बहुत थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने. तो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो ना होने जैसी. You just have to upload your NIC. And you have to fill few information, name, address, phone number, etc. And your account is opened. Got it. But if you are someone who wants to invest a higher amount, so फिर उसके लिए एक full fledged अकाउंट होता है. वो भी आप ऐप से खोलेंगी. उसमें फ़र्क ये है कि आपको KYC रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो आप अपनी सैलरी स्लिप अपलोड कर सकती हैं. अगर आपने पैसे आए हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की सेल्स है तो आप वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट कर सकती हैं. अगर आप कोई बिजनेस करती हैं तो आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स कर सकती हैं. तो वो थोड़े से KYC के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर देती हैं एंड योर डिजिटल अकाउंट इज ओपन. एंड द मोमेंट यू हैव द अकाउंट अप एंड रनिंग, अब आप हमारी ऐप के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकती हैं. क्विक पे से कर सकती हैं, रास से कर सकती हैं. तो इट्स एक्चुअली सीमलेस. सो आप सारी ट्रांजैक्शंस ऐप से कर सकती हैं अल-अमीन की. अगर आपको किसी वक्त बहुत क्विक बैलेंस देखना है, यू आर नॉट इन अ मूड टू लॉग इन टू ऐप, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है. उस पर वंस यू गेट रजिस्टर्ड आपने सिर्फ हाई लिखना है, ऑप्शन 1 2 3 आपको वो दे देगा. उसमें एक बैलेंस का आप लिखें, यू विल गेट योर करंट बैलेंस ऑन व्हाट्सएप. So there are multiple ways where you can actually track your portfolio. ठीक है. It's all digital. And also मुझे एक last question on this segment. हम funds के बारे में बात कर रहे थे and you mentioning about equity fund, income fund, money market fund. ये तीनों तो आपने explain किए हैं types of funds में. But retirement and savings plan is something जिसको थोड़ा सा और आप elaborate करते हैं. देखिए एक और आप ये समझिए है तो ये म्यूचुअल फंडिंग. हाँ. लेकिन इसकी थोड़ी रेगुलेशंस फर्क है. ठीक है. इसको हम पेंशन फंड कहते हैं. पेंशन फंड अगर आप एज अ लेमैन उसको समझे ना तो उसके सारे वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी एक टिपिकल म्यूचुअल फंड में. डेली प्राइसिंग होगी. अच्छा ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सबका रिटर्न बराबर होगा, उसमें हम रिगार्डलेस के आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया है वो कंडीशन यहाँ भी पूरी होगी. पेंशन का जो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है वो भी अल-अमीन के ब्रांड से ही बना हुआ है. उसमें भी शरिया एडवाइजर्स का वही स्ट्रक्चर है जो किसी नॉर्मल म्यूचुअल. तो कंसेप्चुअली इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इस बात के कि इसका रेगुलेशन और लॉ फ़र्क है और उसकी एक लॉजिक है. वो लॉजिक ये है कि देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डेवलप्ड मार्केट की और US की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड 401k विच इज़ देयर रिटायरमेंट प्रोडक्ट. तो जैसे ही कोई यंग प्रोफेशनल किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो उसको ऑप्शन देते हैं कि जी हम आपको ना प्रोविडेंट फंड देंगे ना ग्रेच्युटी देंगे. You have to opt for 401k, which is their pension product. तो आपने एक फंड मैनेजर को टिक कर लिया. Now your monthly contribution from your employer would not go into provident fund, but would go into a 401k or a pension fund. ठीक है. 3 साल बाद आपने employer change कर दिया. Nothing changes. Your new employer will ask for your 401k account, and he will start contributing into your 401k. So the money is accumulated over the years and is made available to you when you actually retire. हमारा डिलेमा ये है कि हमारे पास इन मोस्ट कंपनीज या प्रोविडेंट फंड होता है ठीक है या ग्रेच्युटी होता है. और ये दोनों पैसे आपको मिल जाते हैं उस वक्त व्हेन यू लीव द कंपनी. और आमतौर पे टेंडेंसी होती है कि आप उसको खर्च कर देते हैं. इनफैक्ट जब लोग जॉब स्विच कर रहे होते हैं तो वन ऑफ द फ्यू थिंग दैट इज इन देयर माइंड उसमें एक ये होती है कि जब हम नौकरी चेंज करेंगे तो हमारे पास लमसम PF के इतने पैसे आएंगे तो हमने उससे ये खर्चे कर. तो विच मीन्स कि अगर आप कहें कि एक एवरेज एम्प्लॉई 5-6 साल काम करता है एक एम्प्लॉयर के पास और 30 ईयर्स का आप अज्यूम कर लें एक वर्किंग लाइफ, तो जब वो इवेंचुअली रिटायर होगा एट द एज ऑफ 60 तो उसको जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी मिलेगा वो लास्ट 5 ईयर्स का होगा. बाकी तो 24 ईयर्स का वो खर्च कर चुका है. So this is point 1. Got it. So 401k in the US is the answer. And US में ये मैंडेटरी है. अच्छा, सेकेंडली अब हमारा ना मुझे ऐसे लगता है और आप अपना फीडबैक बता सकती हैं, बट ये कि थोड़ा हमारा अब सोशल फैब्रिक चेंज हो रहा है. मोर ऑफ अ जॉइंट फैमिली से अब हम उस सिस्टम में जा रहे हैं जहाँ पे लोग इंडिपेंडेंटली रहना प्रेफर करें, स्पेशली इन बिग सिटी. तो वो जो एक पहले आपके पास एक फॉल बैक प्लान
होता था वो शायद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और हो सकता है अगले 10-15 साल में ये और चेंज हो जाए, राइट? विच मीन्स कि जब आप जेन्युइनली रिटायर होंगी तो और आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, तो आपको एक जेन्युइन पैसे Backup चाहिए, चाहिए बैकअप होगा। चाहिए जहाँ से आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम। उसका आंसर है पेंशन फंड या वॉलंटरी पेंशन स्कीम, Okay. विच इज अ क्लोज रेप्लिका आई वुड से ऑफ अ 401k. इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट. द ओनली डिफरेंस इज कि यूएस में ये मैंडेटरी है, पाकिस्तान में ये वॉलंटरी है. Okay. So it's your choice. Okay. So ये एक पेंशन फंड है. And also, अच्छा, so you have explained the pension fund or is it? ब्रॉड कर लिया है, बट इसके फीचर्स हम बात कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. So because मैं ये चाह रही थी कि हम इसको 2 segments में करें, ठीक है. and for the audience also. This was all for mutual funds और Right. हम VPS पे specifically डिटेल में बात करेंगे. sure. But I'm sure कि mutual funds में जितना Mr. Zishan ने explain किया है, that would have been really helpful. We'll see you in the next segment with Mr. Zishan again, which will be about VPS. So see you in the other segment. Thank you. Thank you.